अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। और आजकल एक चीज़ है जो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे बहुत से वालिदैन और ख़ास तौर पर अगर हम माओं की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो है घर में सुबह के टाइम का नाश्ता, और स्पेशली बच्चों के नाश्ते की मैं बात करूँ, क्योंकि बच्चे नाश्ते करते हुए बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है और जो भी बनाया जाए तो उस पर भी नखरे करते हैं, और रोने धोने की जो रूटीन है वो हम आए रोज़ देखते हैं। हर रोज़ का ये चैलेंज है उन सब माओं के लिए, और मुझे खुशी ये है कि फाइनली एक ब्रांड ने माओं का दर्द भी समझा है और हर नाश्ते को टेस्टी बनाने में वो माओं के साथ खड़े होने का उन्होंने स्टांस लिया है। तो मैं बात कर रहा हूँ नूरपुर की। आपका जो नया ऐड है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जो आपकी नई पैकेजिंग है, जो आप इस वक्त नियो की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं तो ये कहूँगा कि नूरपुर ट्राई करें और जो अपना ब्रेकफास्ट है उसको बदलने की कोशिश करें, ताकि हम जो वालिदैन हैं उन पर और ख़ास तौर पर जो माएँ हैं उनके लिए सुबह को आसान बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं एशिया कप के हवाले से, जहां भारत ने श्रीलंका को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सुपर 4 मरहले में इस वक्त भारत दोनों मैचेस जीत चुका है, 4 पॉइंट्स हासिल कर चुका है, और इस वक्त 4 पॉइंट्स पर हमें सर-ए-फहरिस्त दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका को 2-2 मैचेस में से एक में शिकस्त हुई है, और दोनों ही के इस वक्त 2 पॉइंट्स हैं। जुमेरात को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये मैच होने जा रहा है सुपर 4 मरहले का। टीमें मध्य मुकाबले आएंगी और इस मैच की जो फातेह टीम होगी वो एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और भारत का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो इस वक्त सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि पाकिस्तान को अब अपने रन रेट की फिक्र भी है, लेकिन अब हमें देखना है कि श्रीलंका से सिर्फ मैच जीतना है। और पाकिस्तानी जो फैंस हैं उन्हें अब ये दुआ भी करनी होगी कि को कोलंबो में किसी भी सूरत बारिश ना हो, बारिश से ये मैच मुतासिर ना हो, क्योंकि अगर मैच का नतीजा नहीं आता, दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट मिल गया, तो फिर नेट रन रेट जहां पर पाकिस्तान हमें पीछे दिखाई दे रहा है, तो फिर पाकिस्तानी टीम फाइनल की दौड़ से आउट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और फिर भारत की टीम के साथ श्रीलंका फाइनल खेलेगा। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि बारिश उस दिन ना हो और पाकिस्तानी टीम जीते, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को हम देखें एशिया कप के इस फाइनल में। और पाकिस्तान जिस तरह से हमेशा से कम बैक करता आया है हर बड़े मार्के में, उसी तरह एशिया कप में भी कम बैक करें और पाकिस्तान को ये फतह दिलाएं। मैच को आगे चलकर मजीद भी डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। बड़े शरीफ की वापसी जल्द होगी, छोटे मियां ने कंफर्म कर दिया। बिजली चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का रिजल्ट मिलना शुरू। कराची में जराइम बेकाबू, पुलिस बेबस। और उड़न तश्तरियों की हकीकत क्या है? सियासी मंजरनामे पर सबसे पहले नजर डालेंगे। ऐवान सदर एक बार फिर से मरकज़े निगाह बना हुआ है, जब सदर मुमलिकत की वजीर कानून से मुलाकात के बाद ये तासुर उभरा कि सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐवान सदर की तरफ से ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से पहले भी बहुत सारे सदर ऐवान सदर में आ चुके हैं, लेकिन पार्टी लाइन को जिस तरह से फॉलो करने का तासुर पिछले 5 साल में सामने आया है, यह वाकया पहले कभी भी नहीं हुआ। दूसरी जानिब निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ये कह रहे हैं कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ही करेगा, सदर मुमलिकत नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आइन के तहत इंतखाबात आखिरी मरदमशुमारी के तहत होने हैं, और आखिरी मरदमशुमारी जो है वो 2023 में हुई है, जिसके तहत हल्का बंदियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी आजकल काफ़ी शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वो भी कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में किसी के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। मजीद ये भी कहा कि मुल्क को चलाने का जो पुराना तरीका है उसको अब छोड़ देना चाहिए। साने 9 मई की बात करें तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है, और 10 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दिया गया है। दूसरी जानिब तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में भी बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि लंदन से अहम खबर यह सामने आई है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने मैं ज्वाइन किया। अमीर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलावल भुट्टो नून लीग के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पर भी तनकीद करते नजर आ रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि तर्ज हुक्मरानी जो है वो पुराना तरीका अब छोड़ दिया जाए। इससे क्या मतलब है? देखिए, उस वक्त तक बिलावल साहब के सब कुछ कबूल था, जब तक उनके दौर में, यानी ये जो 16 महीने गुजरे जिसमें वो इत्तेहादी थे हुकूमत के,
उस वक्त तक अगर पीटीआई के खिलाफ सब कुछ हो रहा था तो वो तो ठीक था। अगर लोगों की टेलीफोन कॉल स्टैप हो रही थी तो वो ठीक थी, उस पर बिलावल साहब ने ये बातें नहीं। अगर एक पार्टी को तोड़ा जा रहा था और उस पार्टी के लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी तो बिलावल साहब ने ये बात नहीं की। अगर ये जो कानून साजी हो रही थी मुख्तलिफ तरह की, मुतनाज़िया तरीन कानून बनाए गए इसी पार्लियामेंट से जिसका बिलावल हिस्सा थे, तो बिलावल साहब ने ये बातें नहीं की कि हमें उस तर्ज हुक्मरानी पर नहीं चलना जो माजी का तर्ज हुक्मरानी था। लेकिन आज जब उनकी हुकूमत नहीं है सिंध में, आज जब सिंध में ग्रैंड ऑपरेशन और ग्रैंड ऑपरेशन की बातें चल रही हैं, आज अगर लग रहा है कि इंतखाबात 3 माह से ज्यादा 6, 7, 8 माह तक जा सकते हैं, तो बिलावल साहब को वो तर्ज हुक्मरानी याद आ गया है जो बड़ा जमहूरी तर्ज हुक्मरानी है। यही वो मसला है मेरे भाई इस मुल्क के निजाम के साथ होने वाले खिलवाड़ का और मुनाफिकत का। जिस दिन हमारे ये सियासतदान, हमारी सियासी जमातों की जो सरकर्दा शख्सियात है, ये मुनाफिकत छोड़ देंगी जिस दिन, और जिस दिन ये उसूलों अच्छे उसूल अपने लिए और अपने मुखालिफ को अगर इस तरह से क्रश करना है तो फिर तो ठीक है। जिस दिन ये उसूल इस मुल्क में खत्म हो जाएगा, उस दिन बिलावल हो या पीटीआई का चेयरमैन हो या कोई और, उसको ये नहीं कहना पड़ता कि हमें इस मुल्क में वो तर्ज हुक्मरानी वापस नहीं लाना जो माजी के तर्ज हुक्मरानी था। ठीक है। जब तक आप खुद मुनाफिक के बीज बोते रहेंगे, जब तक आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, हर पार्टी का एक अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो ये है कि उसको पावर कैसे हासिल करनी है, और पावर हासिल करने के लिए उसने रेथलेस पावर का और इसमें तमाम सियासतदान शामिल हैं, कोई एक पार्टी नहीं है, कोई एक फर्द नहीं है, तमाम सियासतदान शामिल हैं, तमाम सियासतदान कसूरवार हैं। एक और बड़े अहम सियासतदान हैं जिनकी वतन वापसी के हवाले से तारीखें बार बार सामने आई हैं और इस बार एक फाइनल डेट सामने आई है जिसको बिल्कुल फाइनल डेट कहा जा रहा है। एक नवाज शरीफ, आपको लगता है कि फिर ये तारीख तब्दील हो जाएगी? नवाज शरीफ वापस आकर जो उन्हें कहा जाता है कि कानून का सामना करने के लिए वो रेडी हैं, अब वो सेहतियाब भी हो चुके हैं, हम बहुत सी वीडियोस भी देखते हैं, वो मंजर आम पर भी आते हैं। 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे। 4 साल में उनकी वापसी के मुताद्दिद टाइम फ्रेम दिए गए, डेट नहीं कभी दी गई उस तरह से एग्जैक्टली। ये कहा गया कि वो इस सितंबर में आएंगे, वो फला महीने में आएंगे, वो अगले साल आएंगे, वो सर्दियों में आएंगे, वो गर्मियों में आएंगे, लेकिन तारीख नहीं कभी दी गई थी। तारीख पहली बार सामने आई और इस दफा खुद पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने तारीख दी है जी। और पार्टी की लीडरशिप मौजूद है बरतानिया में, ख्वाजा आसिफ वहां पर मौजूद है, सेनेटर तनवीर वहां पर हैं, बाकी भी काफी लोग हैं। तो मुमकिन तौर पर अब पार्टी का सदर खुद अपनी जुबान से तारीख दे रहा है 21 अक्टूबर को वापस होगी, तो मैं गुमान करता हूँ कि नवाज शरीफ इस दफा जरूर वापस आएंगे। लेकिन अमीर साहब आ भी गए तो क्या कर लेंगे? जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, महंगाई जिस पीक पर जा चुकी है, जब वापस आएंगे, अवाम में जब जाएंगे तो क्या बयानियां लेकर जाएंगे कि 16 माह में हम लोगों ने क्या किया, अवाम पर कितने जुल्म किए, अवाम को रिलीफ देने आए थे, रिलीफ की बातें करके आए थे, लेकिन अवाम को तकलीफ देकर गए और ऐसी तकलीफ देकर गए जिससे अब छुटकारा पाना जल्दी तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, कुछ स्ट्रेटजीज बनाई है नून लीग ने, मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो यह कि वो फौज के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो फौज की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं और उन्होंने गुज़श्ता 16 महीने इक़्तिदार में भी फौज की खुशनुदी हासिल की। वो फौज के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो फिर वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था, फिर इसका मतलब वो कंटिन्यू अब नहीं हो सकेगा? नहीं, वो वोट को इज्जत तो कहां से भाई भाड़ में जाए। वोट और वोट को इज्जत देने वाले और वोट जिनको इज्जत देनी भाड़ में जाए सारे, इनको पावर चाहिए। कौन वोट को इज्जत देने की बात करता था? वो भी जो वोट को इज्जतों की बात की नवाज शरीफ ने, उसके बाद 4 साल तक तो वो पाकिस्तान से चले गए और उनकी बेटी जो है वो इशारों के नाम में बात करती थी और जिसके खिलाफ बात की वोट को, वो क्या कहते थे कि वोट को इज्जत दो। किसके खिलाफ था बयानिया? वो जनरल बाजवा के खिलाफ था बयानिया, वो जनरल फैज हमीद के खिलाफ था बयानिया। तो फिर आप 16.5 महीने आप इक़्तिदार में थे, आपने क्यों नहीं जनरल बाजवा के खिलाफ कोई केस खोला? जैसे ही शहबाज शरीफ वजीर आजम बने वो बयानिया खत्म हो गया। 9 मई के वाकये में मुलव्विस हाजिर सर्विस जर्नलों को भी तो फौज ने सजा दी ना आपने। तो जिस जनरल बाजवा ने आपको गलत सजाएं दिलवाई साकिब निसार के जरिए से, जिस जनरल बाजवा और जिस जनरल फैज हमीद ने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवाई और आपको हराया और पीटीआई को जितवाया, 16 महीने आप पावर में थे, आपने उस जनरल बाजवा और उस फैज हमीद का तो नाम तक भी दिया 16 महीनों में। तो वो कोई ये वोट को इज्जत तो नहीं है। एक ये साकिब निसार के खिलाफ बात करेंगे,
मौजूदा चीफ जस्टिस जो अब रिटायर होने जा रहे हैं उमर अता बंदयाल, उनको जूते मारे के अच्छी तरह से भिगो कर, और ये पीटीआई के खिलाफ बात करें। दूसरा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं जी, जिन डॉक्यूमेंट्रीज में शरीफ खानदान के साथ जो मुख्तलिफ तरह की ज्यादतियां हुई, बकौल शरीफ खानदान के हमारे साथ ये ज्यादतियां हुई, उन ज्यादतियों को उन डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए से लोगों के सामने रखा जाए। और इस वक्त एक स्पेस समझ रही है चूंकि पीटीआई का चेयरमैन जेल में पड़ा हुआ है, चूंकि उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन काट दी गई है, चूंकि उसकी प्रेजेंस मौजूद है उसके लोगों के अंदर, तो हमें इस वैक्यूम से फायदा उठाना चाहिए। बिलावल स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं जी। कल 14 तारीख को सीसी की मीटिंग उन्होंने लाहौर में रखी है, अब वो कोशिश करेंगे लाहौर को भी और पंजाब को भी विन करने की। और अमीर वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, जो कुछ अरसे पहले हमें मरियम करती दिखाई दे रही थी, अब वो बिलावल कर रहे हैं, और बिलावल के बयानात से यही लग रहा है कि वो किसी से शिकवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें, तो इख्तलाफात का एक सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो ये देखिए ना, ये जो इत्तेहाद बना था पीडीएम के नाम पर, ये इत्तेहाद तो अब इसके बहुत सारे शवाहिद सामने आ गए ना, कि ये उस जमाने में इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए कुछ इनके अपने मुफादात थे, कुछ जनरल बाजवा और कुछ और मामलात थे, तो ये एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया था। ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था, यानी कहां पीपल्स पार्टी, कहां एमकेएम, वो एमकेएम जो आज उसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नया इत्तेहाद बनाने जा रही है सिंध, कहां नून लीग, कहां पीपल्स पार्टी, कहां मौलाना फजलुर रहमान, कहां पीपल्स पार्टी। आज मौलाना की पार्टी सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने जा रही है, कहां सरदार अख्तर के आज सरदार। लेकिन अमीर जो भी एक तारीख सामने आ गई है 21 अक्टूबर की, उस तारीख के हवाले से यही कहा जा रहा था कि कोई अश्योरिटी मिलेगी तो वो तारीख सामने आएगी कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, अश्योरिटी मिलेगी, इलेक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब अब ये तो कंफर्म हो गया है कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो मियां साहब वापस आ रहे हैं। नहीं, देखिए इलेक्शन तो जरूर होने ना, बहरहाल वो ऐसा तो नहीं कि वो नहीं होने, लेकिन वो कब होंगे वो उसकी हतमी तारीख। लेकिन जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम जीरो रिस्क लेंगे अब नवाज शरीफ की वापसी पर, तो वो क्लियरेंस हो गई है। इसका मतलब देखिए, नवाज शरीफ, एक तो नून लीग समझती थी कि उमर अता बंदयाल के दौर में अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो हम अदालत से रिलीफ नहीं दिलवा सकते। ये बजाते खुद एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कंटेम्प्चुअस है। इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि काजी फायज ईसा, जो कि आने वाले चीफ जस्टिस के लिए मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर दी इन्होंने, यानी आप चीफ जस्टिस आने वाले को ये कहना चाहते हैं कि वो मावराए कानून नवाज शरीफ को हर तरह की कैद से आजाद करके और नवाज शरीफ के लिए तमाम कवानीन को रिलैक्स कर देगा एक सजा याफ्ता शख्स के लिए। क्या आप ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि आपकी काजी फायजा के साथ सेटिंग हो चुकी हुई है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि काजी उमर अता बंदयाल के साथ सेटिंग नहीं हो सकी थी, फायजा के साथ हमारे मामला तैर चुके में? आपकी बातों से तो ये तासुर मिल रहा है, तो ये तो बड़ा कंटेम्प्चुअस किस्म का तासुर है। तो वापस आने के बाद सबसे पहले तो नवाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर कोई ऐसे सिनेरियो ये बना लेते हैं कि ये नवाज शरीफ के आने से पहले ही कोई उनकी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी, जो कि सजा याफ्ता शख्स के लिए अमूमन मुमकिन नहीं होता कि वो जो जेल में पड़ा हुआ है उसकी सजा या तो सस्पेंड होगी, जैसे पीटीआई के चेयरमैन की सजा सस्पेंड हुई और इस्लामाबाद कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि इनको जो है वो रिलीज किया जाए। वो अलहदा बात है कि उनको साइफर केस में डिटेन कर लिया गया, या तो उनकी सजा सस्पेंड होगी, जो कि अभी इस वक्त केस बज़ाहिर लग नहीं रहा कि कोर्ट में केस सस्पेंशन का चल रहा हो। बहरहाल अभी 6 हफ्ते हैं, मुमकिन है इस मुल्क में बहुत सारे नामुमकिनात में तब्दील हो जाते हैं। ताकतवर हल्के जो है अगर वो हाथ रखते ऊपर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सानिया 9 मई के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 मुकदमात में कसूरवार करार दिया गया है। आपको क्या लग रहा है, इन मुकदमात का अंजाम अब करीब है या मजीद वक्त लगेगा? देखिए, 14 में से कोई 9 या 10 मुकदमात में कहा जा रहा है कि उन्हें कसूरवार करार दिया गया है। अव्वल तो उन्हें कसूरवार साबित करना ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो डिटेंशन में है। जो लोग पकड़े हुए हैं 9 मई के केस में, वो भी गिरफ्तार है कस्टडी में गुज़श्ता 3-3.5 माह से। तो ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि इमरान खान, जो कि उस वक्त खुद डिटेंशन में थे, नैब की कस्टडी में थे, और उसी दौरान सानिया 9 मई हुआ, तो उन्होंने ये सानिया खुद कैसे प्लान किया या करवाया,
ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा। इनडायरेक्टली कोई कोरिलेशन बनाया जाए, ठीक है, कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ये कहा था और ये किया था और ये प्लान किया था, तो मुमकिन है शायद कोई ऐसा कोरिलेशन निकाल दिया जाए। लेकिन बराह रास्त उनके ऊपर ये इल्जाम कि वो उस दिन बैठ के, अगर वो उस गिरफ्तार ना होते तो ये बहुत आसान हो सकता था उनके ऊपर सारा नजला गिराना। लेकिन चूंकि वो गिरफ्तार थे तो कानूनी तौर पे बहरहाल ऐसा नहीं है कि जो भी चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा उनके खिलाफ, वो चार्ज फिर अदालतें उसी तरह से मिलूंगी उसको तस्लीम कर लेगी। उस चार्ज के पीछे आप 400 के करीब शवाहिद हैं ऐसे बताए जा रहे हैं जो एविडेंस की सूरत में, जो एविडेंस की सूरत में मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार अमीर अब्बास हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक। सीनियर सहाफ़ी अजहर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख एक बार फिर से तब्दील हुई है और अब 21 अक्टूबर की तारीख दी गई है, तो बड़े मियाँ साहब जो हैं वो क्या इस तारीख को पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और इस बार आपको लग रहा है कि तारीख तब्दील नहीं होगी? जी देखें, इससे पहले कभी भी मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई तारीख नहीं दी गई थी। जितनी भी तारीख दी गई, क्या सराहियां हुई, वो एक थर्ड टियर लीडरशिप है उनकी तरफ से तारीख दी जाती थी। चंद हफ्ते कबल शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो यहाँ लंदन में ही थे, उनके साथ नवाज शरीफ खड़े थे। और उस वक्त जो पहली दफा महीने का ऐलान किया गया वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की तरफ से था और उन्होंने कहा कि वो अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान वापस जाएंगे। और आज अगर देखें तो आज उसी का जो तसलसल था, अगर हम देखते हैं गुज़िश्ता रोज जो प्रेस टॉक की मियां शहबाज शरीफ ने, उस वक्त उनके साथ मियां नवाज शरीफ भी खड़े थे, ख्वाजा आसिफ भी खड़े थे और उनकी पार्टी के दीगर लीडरशिप भी थे। तो पहली दफा मुस्लिम लीग नून की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो 21 अक्टूबर की है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई चेंज होगी, क्योंकि मेरी जो गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्ते में मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, तो उसमें उन्होंने एक मुकम्मल इरादा जाहिर किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं पाकिस्तान जा रहा हूं और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं लाहौर में भी लैंड करूंगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो तारीख है वो हतमी है। मुस्लिम लीग नून की जो तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अगर अब कोई उसमें से पीछे की हटते हैं तो मुझे लगता है कि इससे मुस्लिम लीग नून की सियासत को भी नुकसान होगा, क्योंकि एक दफा तारीख दे के वापस जो ना जाना वो बहरहाल एक अच्छा अमल नहीं समझा जाएगा पाकिस्तानी सियासत में। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पहले भी बहुत बार हो चुका है कि तारीख दी गई और नवाज शरीफ वापस नहीं आए। नवाज शरीफ की वापसी से आपको लग रहा है पाकिस्तान की सियासत में कोई हलचल पैदा होगी और क्या जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं उनकी तरफ से भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा? क्योंकि जो 16 माह गवर्नमेंट रही है, पीडीएम हुकूमत जो रही है, उससे मुल्क में इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। जी देखें, बिल्कुल ये एक बड़ा इशू है महंगाई का, और महंगाई का इशू को लेके मुस्लिम लीग नून हमें डिफेंसिव भी नजर आई है। गुज़िश्ता 16 महीने की जो हुकूमत थी, जो भी उसके जो वजूहात थी वो पिछली हुकूमत की वजह थी या कुछ और भी मामला थे, तो बहरहाल मलबा जो है वो मुस्लिम लीग नून पे गिरा। जबकि पीडीएम की दूसरी हुकूमतें जो उसमें जमातें थी उन्होंने तो अपने आप को बरिया ज़मा करार देने की कोशिश की। लेकिन देखें कि मुस्लिम लीग नून पिछले 3-3.5 साल जो है बगैर अपने पार्टी लीडर के सियासत कर रही थी। यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे पार्टी लीडर्स थे जो एक दूसरे की शायद सुनते भी नहीं थे, तो बहुत ज्यादा जो डायरेक्शंस थी। तो अब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से ये होगा कि मुस्लिम लीग नून मुत्तहद नजर आएगी। जो मुख्तलिफ दड़े थे वो मुत्तहद हो जाएंगे, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो मुत्तहद हो जाएंगे। और नवाज शरीफ जब खुद मौजूद होंगे और जब वो ग्राउंड पे मौजूद होंगे, मॉडल टाउन में बैठेंगे और उसके बाद वो बैठेंगे जाती उम्रा में, लोगों से मुलाकातें करेंगे, तो एक वाज़े फर्क तो बहरहाल नजर आना शुरू होगा। क्योंकि नवाज शरीफ को तो सर नवाज शरीफ तो जेल से गए मुल्क, तो क्या वापसी पर उनको जेल जाना पड़ सकता है?
देखें जी, इस पे काफी बात हुई है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई, शहबाज शरीफ साहब से भी, और इसाक डार साहब से भी बात हुई। बल्कि मेरी इसाक डार साहब से जब गुज़िश्ता हफ्ते बात हुई तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम जो मियां नवाज शरीफ है उनको आप जेल नहीं जाने देंगे। जो मुख्तलिफ केसेस की सूरत हाल हमें नजर आ रही है, जो लीगल टीम है मुस्लिम लीग नून की, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल नहीं जाना पड़ेगा। उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें राहदारी जमानत ली जाएगी पहले, फिर उसके बाद वो पेशी के लिए जो वक्त मिलेगा वो एक काफिले की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे। एक मुकम्मल जो एक सियासी मुहिम बल्कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो और जो मरियम नवाज जो जिस केस में बरी हो चुकी है उसमें इतनी ग्राउंड्स हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ वो केस भी स्टैंड करता हुआ नजर नहीं आ रहा कानूनी माहिरीन के मुताबिक। तो जो नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जेल जाना, मेरा तो ख्याल है कि नामुमकिन है। उनको रिलीफ कानूनी इतने मिल जाएंगे कि वो यहाँ सर बड़े आसानी के साथ लाहौर लैंड करेंगे। और इसके अलावा जो एक सियासी जमात के रहनुमा हैं उनके केसेस में इतनी मसाले आ चुकी हैं सामने कि उनको घर बैठे हुए 8-8, 10-10 केसेस में जमानतें मिली हैं, तो वो भी प्रेसिडेंट। ठीक है, असद जिस तरह नवाज शरीफ 2000 बरतानिया चले गए थे, पैनामा रेफरेंसेस में अदालत की तरफ से दी गई जो 4 हफ्ते की मुद्दत में फिर वो वापस भी नहीं आए, जिसके बाद उनके नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए थे। तो फिर अब वो कानून का सामना करेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल कानून का सामना करेंगे। वो तो ये कहते हैं कि ये कानून जो सजाएं सुनाई गई है वो प्रेशर के तहत सुनाई गई है। उनका ये इल्जाम है कि जो उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए जो साकिब निसार साहब थे उनकी सरबराही में जो पनामा का केस चला के उनको अकामा पे सजा सुनाई गई। और एक जो वाज़ेह अमल नजर भी आता है, कानूनी माहिरीन इस पे बात भी करते हैं कि कानून के मुताबिक तो कोई चीज हुई नहीं। अब तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। जज अरशद मलिक ने अपनी वीडियो में बताया कि उनको किसने प्रेशराइज किया। इसके अलावा अगर आप देखें कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बता चुके थे उनको कौन कौन कहता रहा कि हमने इनको बाहर रखना है वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल कानून का सामना करेंगे, कानून के दायरे में रहते हुए जो अपना रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। और उनके मुताबिक, उनके कानूनी जो माहिरीन है उनके मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस जो है वो सियासी इंतकाम था, सियासी इंतकाम का इनको निशाना बनाया गया। और जब वो अब अदालतों में पेश होंगे तो वाज़ेह तौर पर उनको ना सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि ऑन मेरिट उनके केसेस जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे। इसकी हमें हिस्ट्री देखनी होगी कि बहुत उससे पहले भी नवाज शरीफ के खिलाफ जब हाईजैकिंग का केस भी बना था उसमें भी उनको बाद में वो बरियत हुए। और इसके अलावा जो अभी मरियम नवाज का फैसला भी आ चुका है, मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंट्स है, तो नवाज शरीफ का जेल जाना या कानून का सामना करना, मुझे लगता है कि कानून में उनको इतनी मिलेगी ऑन मेरिट कि अब वो कानून का सामना करने से नहीं घबराएंगे। पहले उनके लिए मसला जो कुछ और था, जो एक आला अदालत के जो। तो साहब नवाज शरीफ की वापसी में की वजूहात फिर क्या थी, और बार बार जो तारीखें बदलती रहीं वो क्या मौजूदा अदलिया की वजह से थी या फिर कोई और वजह थी, कोई और अश्योरिटी मिलनी थी? देखें जी, मेरा तो ख्याल है कि जी उनकी तारीख जो उनकी दी गई है या उनकी ताखीर हुई है उसकी एक बड़ी वजह अदालतें जो हैं वो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के उससे भी करार दिया जाता है और वो वाज़ेह तौर पर मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह थी। इसके अलावा जो आप फिर कह रहे हैं कि बदलती तारीखें इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि अब पहली दफा जो है वो ऑफिशियली जो डेट दी गई है वो 21 अक्टूबर की ही दी गई है। तो इसमें मुझे लगता है कि अब वो 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान वापस आएंगे। और एक बात और मैं बताता चलूं कि हमेशा से नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो इलेक्शन के करीब पाकिस्तान जाना चाहते हैं और इलेक्शन जो लग रहा है कि वो जनवरी-फरवरी में हो जाना है। और नवाज शरीफ अगर अक्टूबर के आखिर में ये पहुंचते हैं तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2 से 3 महीने का वक्त होगा जिसमें वो अपने कानूनी मामलात को भी सीधा करेंगे। उसके बाद वो इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे और जो यहाँ पर उनकी पार्टी है वो उनको चौथी दफा वजीर आजम का उम्मीदवार भी उन्होंने नामजद कर रखा है। इंतखाबी मुहिम भी लीड करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में जलसों से भी खिताब करेंगे। तो एक भरपूर प्लानिंग जो हो चुकी है मुस्लिम लीग नून की और वो सारी एक रिवाइवल नजर आती है मुस्लिम लीग नून की पंजाब और दीगर सूबों में। और जो इस्तकबाल की तैयारियां वो मरियम नवाज करेंगी, उनको इंचार्ज बनाया जा रहा है। वो ठीक है, बहुत शुक्रिया। लंदन से सीनियर सहाफी अजहर असद इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि पहली बार है कि ऑफिशियल डेट
डेट अनाउंस की गई है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कानून का सामना भी करेंगे। और कहा यही जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की कोशिश ये थी कि जब इलेक्शन हो रहे होंगे, इलेक्शन की तारीख करीब होगी, फिर वो पाकिस्तान जाएंगे, इलेक्शन मुहिम में भी हिस्सा लेंगे। और पीडीएम की गवर्नमेंट में जो महंगाई का आगाज़ किया गया था, वो उस हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जा रही है कि किस तरह से अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। और अफसोस की बात तो यह है कि पिछली हुकूमतों ने सिर्फ और सिर्फ सियासत की है और जो हमारे मुल्क के मुआशी हालात हैं और जो इदारे हैं उस पर तवज्जो नहीं दी गई। मुआशी बहरानों का शिकार इस मुल्क में बिजली चोरी है, डॉलर ब्लैक मार्केटिंग है, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, डीजल स्मगलिंग के हवाले से चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। हज़ारों बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए हैं और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो दुरुस्त तरीके से काम कर रहा हो। डॉलर और हवाला हुंडी माफियाज के खिलाफ कार्रवाई की वजह से रुपए की कदर तो मुस्तहकम हो रही है। बिजली चोरी के खिलाफ भी मुहिम शुरू हुई है जिसमें हौशरुबा इंकशाफात हुए हैं। हमारी इक्तसादी बदहाली की निशानदेही के लिए वो काफ़ी हैं। हर साल 9 करोड़ यूनिट बिजली चोरी हो रही है जिसकी लागत 590 अरब रुपए बनती है। दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है और इस ऑपरेशन के नताइज चीनी की कीमत में कमी की सूरत में सामने आ रहे हैं और इसी मुल्कगीर ऑपरेशन की वजह से डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी है। जबकि हुकूमत के बहुत सारे इदारों को जो फंड्स की शदीद किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है, जहां फंड्स में कमी की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहा है और साथ ही साथ मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुक गई हैं। माहिर मईशत डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। बार बार यही कहा जा रहा था कि जो इदारे खसारे में चल रहे हैं उन्हें बंद किया जाएगा या प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाया जाएगा, तो इसमें निजकारी वाले मामले में इतनी ताखीर क्यों हो रही है? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े साइज हैं, इनकी प्लानिंग इनको इस तरह से बतदरीज डिश आउट करना है, प्राइवेटाइज करना है, तो डेफिनेटली वक्त चाहिए। और डेफिनेटली गवर्नमेंट जो आई है उसके आते ही उनके ऊपर एकदम ये बोझ भी पड़ गया। ये तमाम चैलेंजेस का आपने जिक्र किया जी। इन हालात में आई थिंक प्रोग्राम तो बिल्कुल है और ये इससे पिछली वाली गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम था, उससे पिछली गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम था, लेकिन समहाउ दी अदर शायद जो फॉल बैक होता है या फॉल आउट होने के चांसेस होते हैं उसकी वजह से कमी रही। लेकिन उम्मीद है कि इस दफा चूंकि हालात इतने मुश्किल है कि हुकूमत को हर सूरत प्राइवेटाइज करना है। मेरे अंदाजे के मुताबिक यही है कि जो इसके ऊपर काम हो रहा है तदरीज आई थिंक PIA या जो और बहुत ज्यादा खसारे हैं जिसका आपने जिक्र किया, उनको सबसे पहले एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपने देख लिया तो जैसे ही आप इनको कोशिश करते हैं या हुकूमत इसके बारे में अपने स्टेप्स उठाते हैं, कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाती है जी, लोगों की तरफ से वो एक जो अमला है, जो बेनिफिशरीज हैं, जो लूज करेंगे जॉब किसी की वजह से, वो फिर एक लेकिन उन बेनिफिशरीज का उस हमले का बोझ कब तक उठाएंगे? एग्जैक्टली असल पे बात यही है समझने की, और बहुत जरूरी है कि कौम समझती तो है, लेकिन अब हालात इतने आ गए कि एक ये जो कुर्बानी है ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। और जिस तरह आपने जिक्र किया डॉलर की स्मगलिंग से लेके तमाम और चीजें, ये तमाम बोझ विद एक्सटर्नल शॉक्स जो कमोडिटीज की इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, इनका तमाम बोझ जो है इस टाइम पे एक परफेक्ट स्टॉर्म सा बन गया है जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और मुल्क जो है वो बिल्कुल एज के ऊपर। लेकिन शुमाइल साहब एक बड़ा सादा सा सवाल है जो कि अवाम भी करते हैं। जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी भी वजीर आजम बने थे और उनके टेन्योर में क्या वो भी PIA पर कोई काम नहीं कर सके? वो तो खुद बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी अपनी एयरलाइन है एयरब्लू के नाम से, उसका तो हमने कभी नहीं सुना खसारे में है या वो बंद करने जा रहे हैं। तो एक बिजनेस जब वो खुद कर रहे हैं वो प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आ रहे हैं बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, तो एक इदारे को फिर वो क्यों नहीं ठीक कर पा रहे?
देखिए, जो समझने की बात है कि हुकूमत ने जिस तरह से बहुत से इदारे जो हैं उनके अंदर ओवर स्टाफिंग कर चुके हैं। ओवर स्टाफिंग को अब वो परमानेंट जॉब्स हैं लोगों की, उनको डिश आउट करने की जरूरत है। हमेशा हमारे अखबारात में ये अक्सर आ रहे हैं फिगर्स, रेशियोज, कहीं में जो एयरलाइंस है उनके मुकाबले में हमारा रेशियो जो है वो ठीक नहीं है। हमें गैर जरूरी जो हमने ओवरलोड किया हुआ है वो उसे कम करने की जरूरत है। जारी बात है वो एक्सपेंसिव है। तो जैसे जैसे किसी भी बिजनेस के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर कोई भी होगा तो वो ओवर स्टाफिंग नहीं करेगा। हमारी हुकूमत के तमाम जो इदारे हैं उन्होंने ओवर स्टाफिंग की हुई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे आप उसकी राइट साइजिंग करेंगे तो वो आप देखेंगे कि वो ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉलर को भी डिस्कस कर लेते हैं। डॉलर की कीमत गिरने का शोर तो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो डॉलर की कीमत तो अभी भी बहुत ज्यादा है। हमारी जो मुआशी एक ताकत है या मुआशी एक सलाहियत है, उसके मुताबिक डॉलर का क्या रेट होना चाहिए? तो डॉलर का रेट तो हमेशा मार्केट ही डिक्टेट करती है, लेकिन ये डिस्टॉर्शन की मेन वजह यही रही है कि हमारा जो इंपोर्ट का जो बिल है वो तो बतदरीज बढ़ता भी रहा या एक कांस्टेंट रहा, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो बेहतरी नहीं आ सकी। और इसके साथ साथ जो हमारा इंपोर्ट बिल है तेल की मद में वो बढ़ गया, या हमारे जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो बढ़ गई। तो ये इन हालात में हुकूमत प्रेशर आ गया और इसी वजह से मार्केट में कमी हुई। और स्मगलर्स जो हैं जो अफगानिस्तान किसी वजह से भी उनके यहाँ चूंकि सप्लाई लाइन उनकी भी कट चुकी है दुनिया से, तो वो पाकिस्तान के रास्ते ही स्मगलर्स जो हैं हुंडी के हवाले के जरिए जो है यहाँ से भेज रहे। इसी तमाम चीजों की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। तो मैं यहाँ पे जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है या जो रफ्त है वो प्राइसिंग बढ़ने का, इन्फ्लेशन का, वो उसमें ये फॉरेन करेंसी है। अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बात चल रही है, चर्चा है कि शायद उसको भी फर्दर हुकूमत बढ़ाए मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक। लेकिन उससे क्या हम अपनी डिमांड को कंट्रैक्ट कर सकेंगे? हमारी डिमांड की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन नहीं है, जिसको कंट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है इंटरेस्ट रेट की मदद। एक्चुअली इन्फ्लेशन की मेन वजह जो है वो इस किस्म के शॉक्स हैं, जिसमें करेंसी भी एक बहुत बड़ा शॉक। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो अभी नेगोशिएशन हमने देखा रिसेंटली की जा रही है निगरान हुकूमत की जानिब से IMF के साथ कि किसी ना किसी तरह आवाम को बिजली के बिलों में कोई रिलीफ दिया जाए, वो शायद एक अमाउंट 15 अरब डिस्कस हो रही है, 15 बिलियन। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 9 करोड़ यूनिट चोरी हो रहे हैं जिनकी कीमत 590 अरब रुपए बन रही है। तो हम नेगोशिएशन करें 15 अरब की और 590 अरब हम अपना घर तो ठीक नहीं कर रहे, उस बिजली चोरी को नहीं रोक रहे, और उसके लिए काम क्या करने जा रहे हैं कि पावर डिवीजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तब्दील कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ेगा कि किसी SDO का तबादला कर दें, किसी एक्जिन का तबादला कर दें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इधर उधर कर दें? जी, आपने बिल्कुल सही बजा फरमाया। देखिए, बात यही है कि हुकूमत आसान रास्ता इख्तियार कर रही है कि उनके लिए ये आसान है कि वो नेगोशिएट कर ले, और जो क्रैकडाउन करना और जो अपने घर को दुरुस्त करना वो मुश्किल है और उसमें वक्त भी दरकार है। बहरकैफ ये जो एकदम स्मगलिंग को रोकने की और इसी तरह से ये तमाम करप्शन को रोकने की कोशिश की है, इसके कुछ असरात होंगे, लेकिन जब तक इसको सस्टेनेबल नहीं बनाया जाएगा उस वक्त तक ये नहीं होगी। और IMF भी हमें यही कहता है कि आपने घर को दुरुस्त करें ताकि आपके वो लॉसेस जो हैं वो कटेल हो, वहीं से आपके तमाम मसाइल जो हैं वो दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगे। तो जरूरत इसी चीज की है कि हम इन चीजों को ठीक करें ताकि हमारी रिलायंस और बाहर जाके हमें उनके सामने भीख ना मांगनी पड़े। ठीक है। अच्छा, जिस तरह ईरानी तेल की अब खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान को सालाना 60 अरब का उसकी वजह से नुकसान होता है, स्मगलिंग हो रही है, और साथ ही साथ ईरानी तेल दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, तो फेटफ की वजह से बहुत सारी ऐसी शराइत थी जो हमने पूरी कर ली थी। तो आपको लगता है फेटफ में यह भी शर्त होनी चाहिए थी ताकि इस पर भी उसी तरह से काम होता जैसे बाकी शराइत पर हुआ? हर तरह की जो ब्लैक मार्केट है उनका खात्मा होना चाहिए था। ये शराइत आप क्या समझते हैं, ये फेटफ में क्यों नहीं थी? ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर फैटफ के लोगों ने आके मुआयना करना था उस टाइम पे, हमने अपनी चीजों को दुरुस्त कर दिया, दिखा दिया, और बाद में हम जो है लैक्स हो गए और हमने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, तो ये यही असरात होते हैं कि जब हमें फायर फाइटिंग करते हैं। आज हम स्मगलिंग को रोकते हैं करेंसी के, और इस वक्त आप अभी मार्केट में चले जाएं, आपको कोई भी करेंसी आप खरीदना चाहते हैं जेन्युइनली अपने मुकासद के लिए आपने कोई इस्तेमाल करना है, आपको नहीं मिलेंगे पैसे। इसके बाद कि ये ऐसी ही है कि
कि हम कह रहे हैं कि ये मार्केट में तो नहीं है चीज, लेकिन हम कह रहे हैं कि रेट गिर गया। इसी तरह से अगर हमने फैक्ट्स में ये अपने जो असूल वज़ा किए थे जो उन्होंने बताए थे वो नहीं किया, जिसके नतीजे में नुकसान हो रहा है। ये आज का नुकसान नहीं हो रहा है, ये दिहाइयों से हो रहा है। हमने हमेशा दूसरी तरफ देखा है। आई थिंक एक वक्त आ गया है कि अब एक अंडरस्टैंडिंग हो पूरी कौम को कि अब हम ना तो स्मगलिंग को अलाउ कर सकते हैं और ना उसका हिस्सा बन सकते हैं। अवाम से रिक्वेस्ट है, सार्फिन से रिक्वेस्ट है कि वो जो है आपके प्रोग्राम के साथ से वो किसी भी ऐसी चीज को जो है इंडोर्स ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से जिस तरह से अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं हर तरह की स्मगलिंग जो है वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अब इस पर काफी काम हो रहा है। जिस तरह से 722 अफराद हैं वो हवाला हुंडी के काम में मुलव्विस थे। पिछली सारी हुकूमतों ने अपनी आंखें इस मामले पर बंद रखी, बहुत मुजरिमाना किरदार अदा किया है, कोई अकाउंटेबिलिटी ही यहाँ पर नहीं है। एग्जैक्टली जो इसमें ये भी आ रहा है कि बहुत से बैंक के जो लोग हैं या उनके जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से जो FIA आज बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों के प्रोग्राम्स के ऊपर आके अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, वो कहाँ थे पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में। तो ये एक सवालिया निशान है कि उन लोगों की भी छानबीन होनी चाहिए जो इन तमाम स्मगलर्स को या इन लोगों का हाथ बने रहे और इनको इन मिसक्रिएंट्स को स्ट्रेंथन करते रहे। उनको आज उनकी छानबीन होनी चाहिए। उन्हें अपने असासा जात कहाँ से बनाए, उनके सवालात पूछने चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब एक तासुर ये भी है, जिस तरह से चीनी माफिया की बात कर लें या डॉलर की ब्लैक मार्केट को हम डिस्कस कर लें, बिजली जिस तरह से चोरी की जा रही है, यही एक तासुर है कि पहले तो छूट दे दी जाती है कि खुलकर सब पैसा बना लें। अब 200 रुपए पर चीनी पहुंच गई, कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, ये किसी ने नहीं पूछा। अब 140 पर वही तमाम शुगर मिल्स किस तरह से राजी हो गई पंजाब हुकूमत को चीनी देने के लिए। ऐसे ये देखें, बात यही है कि जब तक आप जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, उनका एक अहाता नहीं किया जाएगा और मेरिट पे और ऑब्जेक्टिव के ऊपर उनको नहीं बनाया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा और तसलसल नहीं होगा, तो इसी किस्म के आपको शॉक्स नजर आते रहेंगे। और ये एड हॉक किस्म के सोल्यूशंस, एड हॉक किस्म की पॉलिसीज जो हैं, इसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। मेरी तो यही गुजारिश होगी रियासत से कि जो भी हुकूमत में हो वो अब पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी बनाए जो ऑब्जेक्टिव्स पे हों और जो फायर बैक ना करें। ठीक है। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि तमाम सियासतदान, जिस तरह से आसिफ जरदारी भी कह रहे हैं कि इलेक्शन में जाने से पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, कि जो भी जमात आए अपनी मर्जी का फैसला ना करे। जिस तरह से PTI पर बड़ी तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मईशत के हवाले से माइंस बिछा कर गई थी, जिसको साफ करना PDM के लिए बड़ा मुश्किल हुआ था। तो ये इल्जाम तराशी का सिलसिला तो तभी बंद होगा जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लिया जाए। जी बिल्कुल, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत से दुनिया के ममालिक को हम देख सकते हैं जो हमारी तरह मुश्किलात में थे लेकिन उन्होंने टर्न अराउंड किया। लेकिन अगर हम अपने ही आप को खुद ही कमजोर करते रहेंगे तो बाहर से हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हमें अब वक्त आ गया है कि कुछ चीजों को जो है वो रेड लाइंस डिफाइन करनी चाहिए और इकोनॉमी के जो मामलात हैं उसमें हमें कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब पॉलिसीज आपको लगता है कुछ तब्दील होनी चाहिए? जिस तरह कपास में हम जाने जाते थे, टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बड़ा फेमस था, अब हम देख रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई हैं। रिजर्व्स कैसे बढ़ेंगे जब एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी? हर किसी की कोशिश है कि गन्ना काश्त किया जाए, चीनी की फैक्ट्री लगा ली जाए, तो टेक्सटाइल सेक्टर को हम नजरअंदाज कर रहे हैं और उसका नुकसान अब हम उठा रहे हैं। जी अभी मैं कल पढ़ रहा था कि जी लो हैंगिंग फ्रूट्स का जिक्र हो रहा था SIFC के तहत। देखिए लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो नुकसानदेह भी होता है। हमें देखना ये कि अब हमें कुछ तो राइट अवे फैसले करने और कुछ लॉन्ग टर्म फैसले करने और डाइवर्सिटी इन एक्सपोर्ट्स, डाइवर्सिटी इन प्रोडक्शन, और हमें ऐसी चीजों को आगे बरूए कार लाना है जिससे पूरे मुल्क का जो लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल आगे भी हम ग्रो कर सकें, क्योंकि हमारा मुल्क एक यंग मुल्क है और ग्रो कर रहा है रैपिडली, हमारी जरूरियात बढ़ रही हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, चाहे एग्रीकल्चर में है चाहे इंडस्ट्री में है। इसी वजह से हमारी पॉलिसीज जो है वो शॉर्ट टर्म एडहॉकिज्म की तरफ रही हैं, जिसकी वजह से अब ये आपको नजर आते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसमें झोल आ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर शुमार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे एशिया कप की। एशिया पर हुक्मरानी की जंग श्रीलंका के मैदानों में पूरी आबोताब से जारी है, जहां सुपर 4 का मरहला सनसनीखेज होता जा रहा है। सुपर 4 का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच था, जहां भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है और फाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर ली है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन बनाए, जिसके ताकुब में श्रीलंका की पूरी टीम 172 रन बनाकर ढेर हो गई। लेकिन ताहाल इवेंट की जो दूसरी फाइनलिस्ट टीम है, उसके लिए श्रीलंका और पाकिस्तान का आमना सामना होना अभी बाकी है। 14 सितंबर को यह मैच खेला जाना है, यानी कि कल यह मैच होगा। और पाकिस्तान श्रीलंका में डू और डाई की सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, क्योंकि जो भी टीम यह मैच हारती है वो इवेंट से आउट हो जाएगी। और अगर मैच बारिश की वजह से बराबर हो गया, खुदा ना खास्ता, तो फिर रन रेट हम देख रहे हैं कि इस वक्त श्रीलंका का बेहतर है और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। कल इंडियन टीम की परफॉर्मेंस एक बार फिर से जबरदस्त रही है, हमें डोमिनेट करते दिखाई दिए हैं। कुलदीप यादव की अगर बात करें, कल भी उन्होंने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। तो अब देखना यह है कि जो पाकिस्तानी स्पिनर्स हैं वो कहां पर गलती कर रहे हैं, कहां पर वो लैग कर रहे हैं कि वो विकेटें नहीं निकाल पा रहे। जिस तरह से कुलदीप परफॉर्म कर रहे हैं, बुमराह की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, जडेजा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, सिराज बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बैटिंग में इंडिया भी कल कोई खातिर खा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका, सिर्फ 214 रन ही बनाए, लेकिन मैच वो जीतने में कामयाब दिखाई दिए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान को भी हमने देखा, उन्होंने जिस तरह से हराया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, श्रीलंका की, तो इस वक्त इंडियन जो बॉलर्स हैं, स्पिन बॉलर्स हैं, श्रीलंकन जो स्पिन बॉलर्स हैं, वो तो हमें विकेटें लेते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स, वो हमें नाकाम दिखाई। सुपर 4 का अहम तरीन मैच जो कि भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने का दिया रोशन कर दिया है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। एक बार फिर से हम देख रहे हैं अगर मगर वाली सिचुएशन हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि किसी तरह से बारिश ना हो, दुआएं इसलिए भी की जा रही हैं, और सेमीफाइनल की सूरत इख्तियार कर गया पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच। जी अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, अब पाकिस्तान दुआओं के साथ साथ अब दवा की भी इस पाकिस्तान टीम को जरूरत है। जब 228 रन से आप हारे जी इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, और 356 रन हमारे बॉलर बनवा दें, हम 128 रन पर आउट हो जाएं। देखें, फाइनल में जाने के तो हमें लाले पड़े में, लेकिन अब वर्ल्ड कप भी सर पे आ गया है। 6 तारीख को पाकिस्तान नेदरलैंड का वर्ल्ड कप में हैदराबाद दक्कन में मैच है। पाकिस्तान के इंजरीज के भी काफी इश्यूज हैं जी। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान की टीम के पास मस्ट विन सिचुएशन है, लेकिन अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस स्टेज पर अगर पैनिक हो गए, ज़ाहिर मीडिया पिछले 48 घंटे से तो क्रिटिसाइज कर रहा है टीम की परफॉर्मेंस पे, लेकिन मेरे ख्याल में पैनिक ना हो। पाकिस्तान की ये टीम हमने देखा है कि कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी, फिर 4 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड नंबर 1 बन गया। तो ड्रेसिंग रूम के माहौल को पुरसुकून रखना मेरे ख्याल में ये इस वक्त सबसे ठीक है। भट्टी साहब इन चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कल के मैच पर मैं चाहूंगा आपका कमेंट कि श्रीलंका जिस तरह से 214 रन का हदफ था वो हासिल करने में भी नाकाम रहा, श्रीलंकन से कहां गलती हुई? देखिए, पिच जो थी वो बजाय तो हमें लग रहा था कि 213 रन इंडिया ने बनाए, लेकिन जिस तरह का गेंद उस पिच के ऊपर ब्रेक हो रहा था, मेरे ख्याल में काफी स्कोर बन गया था। इतना स्कोर इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग है, कुलदीप यादव जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट ली, कल रात भी 4 विकेट देखा उन्होंने, 4 मजीद विकेट ली। तो ये कुलदीप यादव एक किस्म का हमारे प्लेयर्स के लिए एक आई ओपनर भी है कि हम अगर अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं तो फखर जमान में भी फेल होते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर फेल होते हैं। कुलदीप यादव के साथ भी ये हुआ कि उनके मीडिया ने बहुत उनको क्रिटिसाइज किया कि उनसे बेहतर स्पिनर्स थे, लेकिन कुलदीप यादव ने अपना जवाब जो है वो मीडिया में आकर नहीं दिया, उन्होंने परफॉर्मेंस से जवाब दिया और अपनी टीम को जितवाया। मेरे ख्याल में जिस तरह की कल रात हमने देखा कि कोलंबो में गेंद ब्रेक कर रही थी, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के लिए खतरे की घंटी है।
क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि हमारे बैट्समैन जो है वो स्पिन बॉलिंग को अच्छा नहीं खेल पा रहे तो, और भट्टी साहब हमारे पास उस पाए के स्पिनर्स नहीं है। अभी जो परफॉर्मेंस इंडियन स्पिनर्स दे रहे हैं या श्रीलंकन स्पिनर्स दे रहे हैं, वहां हम आपको क्या लग रहा है कहां पर लैग कर रहे हैं? क्योंकि शादाब खान पर बड़ी तनकीद हो रही है, वाइस कैप्टन भी हैं, जिम्मेदारी भी उन पर है। आए वो एज अ स्पिनर थे, लेकिन अब हम उन्हें देख रहे हैं बीइंग एन ऑलराउंडर। तो आपको लग रहा है कहीं कंफ्यूजन हो गई है, कुछ मसले बढ़ गए हैं? देखें अनवर साहब, अगर कोई भी प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए नागुज़ीर हो जाएगा, उसको पता है कि अफर पे भी आउट हो जाऊंगा तो मैंने अगला मैच खेलना है। शादाब खान के साथ यही सिचुएशन है। ड्रेसिंग रूम में उसामा मीर बैठे हुए, वो भी राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। ठीक है, शादाब थोड़ी बेहतर बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग में भी शादाब की बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंसेस कम है। फिर मोहम्मद नवाज हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी पीछे बैठे हुए। सबसे मेन मसला जो है, जो विकेट टेकिंग ऑप्शन की जो एक्सपर्ट्स बात करते हैं, अबरार हमारे पास एक विकेट टेकिंग ऑप्शन थे। अबरार को हम वनडे टीम में सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप इंडिया में आ रहा है, इंडिया में भी हमें इसी किस्म की कंडीशंस होंगी, पिचेस मिलेंगी, इसी किस्म की सूरत-ए-हाल होगी। लिहाजा अब हम ड्राइंग रूम में बैठ के गप्पे लगाने के बाद ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आ जाएं और एक पोस्टमार्टम करें इस टीम का कल के मैच के बाद, और जो पाकिस्तान के बेस्ट 15-16 खिलाड़ी हैं उनको सिलेक्ट करें, चाहे वो शादाब खान हो चाहे वो कोई और हो। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल में अब उनको खुदा हाफिज कह के हमको बेहतर टीम वर्ल्ड कप के लिए, यानी कि दिस इज द राइट टाइम कि अब हमें चेंजेस करने हैं। बिल्कुल देखिए तब्दीलियों की बिल्कुल जरूरत है, और अब दोस्ती यारियां निभाने का वक्त गुजर गया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत ही आपने नीचे से लड़का लाके टीम में डाल दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में जब लड़का 5-6 मैचेस में मुसलसल नाकाम रहे तो ये हमारे आपके शोबे में भी होता है ना कि अगर स्क्रीन के ऊपर कोई बेहतर एंकर होता है या बेहतर परफॉर्मर होता है तो कहते हैं कि भाई इनको रिप्लेस करके दूसरे को ले आए। तो ये सेम सिचुएशन टीम में भी है। लेकिन मेरा ख्याल में अब मिकी आर्थर के फ्यूचर के बारे में भी हमें डिसाइड करना होगा। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा कि वो इंग्लैंड में बैठे हुए ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। जो पिछला इंडिया के खिलाफ जो बारिश से मुतासरा मैच था, उसके बाद तो वो इंग्लैंड चले गया, वो काउंटी की कोचिंग कर रहे हैं। यहाँ हम उनको 25-30 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अब काम चलेगा नहीं। अब हमें बैठकर अपने पूरी क्रिकेट टीम के इर्द गिर्द के जो मामला थे, इवन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको भी अब तय कर देना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स के दिमाग में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी मामला घूम रहा है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह भी कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं, जैसे हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं, अनफिट हुए हैं, मैनेजमेंट जो टीम मैनेजमेंट है अब उन्होंने जमान खान को या शाहनवाज धानी को बुलाया है, तो ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है कि सलमान इरशाद भी हैं, मोहम्मद हुसनैन भी हैं, उनके होते हुए शाहनवाज धानी को बुलाना ये कैसा फैसला है? अच्छा, मोहम्मद हसनैन का तो मैं आपको बता दूं कि वो फुली फिट नहीं है। हालांकि जो चाइना एशियन गेम्स के लिए टीम जा रही है उसमें उनका नाम है, लेकिन मेरी इत्तलात है कि हसनैन भी फिट नहीं है। देखिए, हमने खराबी कहाँ की, हमने अपने सारे प्लेयर्स को दुनिया की हर लीग में पैसे कमाने के लिए एनओसी जारी कर दी। इंसान की बॉडी है, इसको आराम चाहिए होता है, लेकिन हमने वर्कलोड मैनेज नहीं किया। उसकी वजह से अब देखें वर्ल्ड कप सर पे आ गया और हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अनफिट होना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में इस जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि आप एनओसी प्लेयर को जरूर दें, और लेकिन ये कि प्लेयर के आराम का भी ख्याल रखें। अब एक आदमी शाहनवाज धानी 6 घंटे की फ्लाइट के बाद जब लैंड करेंगे कोलंबो में, मेरी तो इत्तलात है कि अभी शाहनवाज धानी का तो वीजा हो नहीं सका है, और जमान खान जो है वो आज पहुंच जाएंगे। तो ओवरनाइट तो कोई भी जाके डिलीवर नहीं कर सकता, लेकिन ये चीजें हमें पहले देखने चाहिए थी। नसीम शाह और हारिस का अनफिट होना, फिर सलमान अली आगा के चेहरे पर गेंद लग जाना। भट्टी साहब, आप ये समझते हैं ऐसी सिचुएशन में जो बॉलिंग प्लान है उसको चेंज किया जा सकता है? पेसर्स की जगह अगर हम ये देख रहे हैं कि स्पिनर्स बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, तो अगर 2-3 स्पिनर्स ऐड हो सकते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? देखें, स्पिनर्स तो उसी सूरत में ऐड हो सकते हैं कि अगर पिच स्पिनर्स के लिए साजगार हो। क्योंकि टूर्नामेंट श्रीलंका में हो रहा है, वो मेजबान मुल्क है। वैसे तो मेजबान ऑन पेपर तो पाकिस्तान है, लेकिन श्रीलंका चूंकि अपने मुल्क में मैच करवा रहा है तो वो यकीनी तौर पर अपनी मर्जी की पिच बनाएगा, और इसी टाइप की पिच होगी जैसी हमने कल श्रीलंका इंडिया के मैच में देखी। तो स्पिन बॉलिंग के खिलाफ तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरी जाती राय में
सऊद शकील चूंकि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, अभी रिसेंटली जो हमने टेस्ट सीरीज देखी श्रीलंका की, तो अब सऊद शकील को ट्राई करने की जरूरत है। ओपनिंग स्लॉट पे भी जब फखर जमान नाकाम रह रहे हैं तो अब्दुल्ला शफीक को टीम में लेने की जरूरत है। फास्ट बॉलिंग में अब जो लग रहा है कि नसीम शाह और हारिस रऊफ भी फिलहाल फिट नहीं है, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को वसीम जूनियर को पहले मौका देना चाहिए, जो काफी अरसे के साथ टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। फिर ये फहीम अशरफ ना पूरे बॉलर है ना पूरे बैट्समैन है, तो फहीम अशरफ को हमने 2 साल बाद टीम में डाल दिया, अभी भी उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। तो अब मेरा ख्याल में इन सारी चीजों पर गौर करके टीम में थोड़ी उखाड़ पुछाड़ तो जरूर करना पड़ेगी। ठीक है भट्टी साहब, इमाद वसीम का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। आपको लगता है इमाद की वापसी होनी चाहिए, इमाद को टीम में लेना चाहिए? अगर एशिया कप नहीं तो क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए लेना चाहिए? देखिए, इमाद लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि इमाद 2020 की क्रिकेट तो खेलते हैं, T10 खेलते हैं, लेकिन वो वनडे क्रिकेट नहीं खेलते। अगर वो फुली फिट है तो इमाद को जरूर लेना चाहिए, लेकिन अभी तो मोहम्मद नवाज हमारे पास टीम का हिस्सा है, मोहम्मद नवाज को तो हम खिला नहीं रहे। एक प्लेयर को बाहर से लेके आना ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। इमाद को चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं तो नेशनल वनडे टूर्नामेंट में अगर परफॉर्म दे, अगर वो फिट है तो इमाद वसीम को लेने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है भट्टी साहब, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, उनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। देखिए, कल रात श्रीलंका और इंडिया के मैच में जब श्रीलंका के 6 बैट्समैन आउट हुए और एक पार्टनरशिप लगी, तो आप देखें कि इंडिया के जितने सीनियर प्लेयर्स हैं, इवन विराट कोहली जिनके रोहित शर्मा के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उनको हमने देखा कि वो जमा हुए कप्तान को वो समझाते रहे। तो बाबर आजम प्रेशर में आके थोड़ा सा आसाब पे काबू नहीं पा सकते, और हमने इंडिया के मैच में देखा कि बाबर आजम अकेले ही फील्ड में खड़े हुए थे, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, और मुझे तो उनके नजदीक जहां जहां कैमरा गया मुझे तो सीनियर प्लेयर उनके गिर्द नजर नहीं आए। तो बाबर आजम की कप्तानी अच्छी है, लेकिन सपोर्ट के लिए पीछे टीम मैनेजमेंट को भी अंदर से मैसेज भिजवाने चाहिए। फिर जो सीनियर प्लेयर हैं, रिजवान है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, इनको भी साथ साथ मशवरा देना चाहिए। ग्राउंड में हमें वो डिस्कशन नहीं नजर आती, वो टीम को उठाने वाला जज्बा मुझे नजर नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि टीम में इख्तलाफ है, टीम माशाल्लाह जेल है, लेकिन ग्राउंड में लग रहा है कि कप्तान इंडिया के मैच में तो अकेले नजर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्ट इन कॉन्वर्सेशन थे। उम्मीद ये करते हैं कि कल का मैच हो और पाकिस्तानी टीम ये मैच जीते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। रुख करेंगे शहर कायद का, जो एक बार फिर से जराइम की जद में है। जराइम पेशा नासिर आज़ाद घूम रहे हैं और मासूम शहरियों की जिंदगियां इस वक्त दाव पर लगी हुई हैं। शहर भर में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद को लूटा जा रहा है। सड़कों पर सरेआम दंदनाते ये जराइम पेशा नासिर पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बन गए हैं और इस साल मज़ाहमत पर अब तक 92 अफराद जान से जा चुके हैं। सिर्फ सितंबर के पहले 10 रोज़ की बात करें तो डाकुओं की जानिब से मज़ाहमत पर 3 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि मुख्तलिफ ऐसी डकैतियों की वारदातें भी हैं जहां में 10 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। और अभी कल ही न्यू कराची के इलाके में मज़ाहमत पर एक नौजवान को कत्ल किया गया। शहर कायद में इन्हीं ख़राब हालात की बुनियाद पर पुलिस में भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ की जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और इस सिलसिले में 300 के करीब ऐसे पुलिस अफसरान हैं जिनके इंटरव्यूज़ भी कर लिए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि कराची में जामिया अबू बकर के मोहतमिम ज़ियाउर रहमान को भी कत्ल कर दिया गया है और इसे टारगेट किलिंग कहा जा रहा है। जायब कुआ से गोलियों के 11 खौल भी बरामद कर लिए गए हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उबैद शाह हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानने करेंगे। उबैद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कराची में हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग का जो स्विच है वो एक बार फिर से ऑन हो गया है। कल जो रिसेंट रात को वाकया पेश आया है उस पर अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो वाक़यात हैं उनमें इजाफा भी हो रहा है और अब शहर में एक नई लहर भी देखने में आई है कि टारगेट किलिंग के वाक़यात भी हो रहे हैं। उलमा हज़रात को भी निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ खारादर के जो मौल्लिम थे उनको भी निशाना बनाया गया था। 3 कारियों को मोटरसाइकिल सवारों ने ताक लगाकर फायरिंग की थी, जिसमें से वो ज़ख्मी हो गए तो ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और बिलाखिर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जो है वो एक मौल्लिम शहीद हो गए। इस तमाम तर सूरत
सूरत हाल पर पुलिस काम कर रही है। अभी जो शहर की सूरत हाल है, जैसे कि निगरान हुकूमत आने के बाद से आईजी सिंध की तब्दीली हुई थी। आईजी सिंध की तब्दीली के बाद 109 कराची में थाने हैं और इन 109 थानों में से 97 थानों में एसएचओs को तब्दील किया जा रहा है। डीआईजीज और एसएसपी को भी तब्दील कर दिया गया है। लेकिन गुज़िश्ता 20 सालों से मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ऐसे सूरत हाल में जब भी कोई निगरान सेटअप आता है या नई हुकूमत आती है, नए आईजी सिंध आते हैं, नए वजीर दाखिला आते हैं, तो इस तरह की फुर्तियां तो हम देखते हैं। लेकिन स्ट्रीट क्राइम या जो शहर में जराइम की वारदातें हैं उनमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ठीक है, अगर हम 2007 की बात करें तो उस तरह की भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, बम धमाके, क्रैकर हमले, वो सूरत हाल तो नहीं, लेकिन वो सूरत हाल भी इस वजह से नहीं है कि एक माहौल था लहरी गैंग वार का, वो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से सूरत हाल अब नहीं है। लेकिन टारगेट किलिंग अगर करना हो, जराइम पेशा अफराद को कौम परस्त तंजीमें, कलअदम तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें भी फाल हैं। हत्ता कि दूध की दुकानों पर भी जो है वो फायरिंग की जा रही है दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से। पुलिस वालों पर जब हमला किया जाता है तो कौम परस्त कलअदम दहशतगर्द तंजीमें सामने आती हैं। ऐसे में अगर लेकिन हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है उसको कंट्रोल करना एक किस्म का नामुमकिन ही है। सिर्फ सितंबर के जो फिगर्स हैं 10 दिन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम देख रहे हैं कि 3 लोगों को मज़ाहमत पर मार दिया गया। जी बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बहुत ही मुज़क्का खेज किस्म के बयानात एडिशनल आईजी कराची की जानिब से भी आते रहे हैं। अभी कुछ दिन कबल निगरान वजीर दाखिला ने भी कराची के शहरियों को यह बयान दिया है कि अपना मोबाइल फोन जो है वो अंदरूनी जेब में रखें। इसी तरह साबका एडिशनल आईजी भी कह चुके हैं कि कराची के लोग अपनी जान के खुद दुश्मन है, मुज़ाहमत क्यों करते हैं। ये वो जुमले हैं जो आला हुकाम की जानिब से जो कि इस शहर के जानो माल, शहरियों के जानो माल की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, उनकी तरफ से जब ये बयान आता है तो शहरी यकीनी तौर पर समझ जाता है कि वो इस वक्त बेअमान है। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई गली, कोई कूचा ऐसे नहीं है कि जहां पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना होती हों। 2022 और 2023 का अगर हम मवाजना करें तो 2022 का रिकॉर्ड जो है वो रवां साल के 6ठे महीने में ही टूट गया था। जो आदाद शुमार मेरे पास है उसके मुताबिक गुज़िश्ता साल 82,713 वारदातें हुई थी स्ट्रीट क्राइम की, लेकिन रवां साल में ये वारदातें 60,000 हो चुकी हैं और अभी 4 महीने बाकी हैं। और जिस तेजी से स्ट्रीट क्राइम जा रहा है उससे अंदाजा होता है कि ये वारदातें यकीनी तौर पर आगे जाएंगी। 28,000 हमने तो यही देखा है कि माजी में भी जब भी शहर रेंजर्स के हवाले किया गया उसके काफी अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। जो सिविल हुकूमत है या पुलिस है वो शहर कायद के हालात दुरुस्त करने में क्यों नाकाम है, कोई तो वजह होगी। देखिए, शहर कायद में रेंजर्स की जो मौजूदगी थी वो अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और इस तरह के जो वाक़यात थे, जो बड़े गैंग काम कर रहे थे, उसकी सरकोबी के लिए रेंजर्स आई थी। ये अलग बात है कि गुज़िश्ता तवील अरसे से रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन चंद अरसा ही गुजरा है, 2017 का ही अरसा गुजरा है कि जब एमकेएम लंदन और एमकेएम पाकिस्तान के मामला सामने आए और एमकेएम लंदन एक अलग धड़ा बन गया, एमकेएम पाकिस्तान अलग आई है, 9/0 की बंदिश हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो भत्ताखोरी और इन सारे मामला थे उसके ऊपर काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन शहर का जो स्ट्रीट क्राइम है ना, यानी कि आम शहरी जिससे रोज अपने काम पर जाना है, घर से बाहर निकलना है, जी बैत कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जिस तरह के हर शहरी को नंबरदाजमा होता है, वो बैंक से कैश लेकर आ रहा हो, ये तमाम चीजें हो, घर की दहलीज पे लूट रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है। ये ठीक है कि रेंजर्स को पुलिस के अख्तियार नहीं है, चंद ही मौके ऐसे आते हैं कि जब रेंजर्स को पुलिस के अख्तियार मिलते हैं, लेकिन पुलिस भी अभी मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के खिलाफ और मोटरसाइकिल छीनने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करे, लेकिन इसका जो रोल होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन इस शहर का क्राइम जो है वो पुलिस ही कंट्रोल कर सकती है। 92 में भी हम देखते हैं कि शहर में जो क्राइम था, जो भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और ये सारे मामला जो थे, इसको पुलिस ने ही कंट्रोल किया था। अगर पुलिसिंग अच्छी होगी, मुकामी थाने में मुकामी जो पुलिस अफसरान या एहलकार वो तैनात होंगे, तो यकीनी तौर पर वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को कंट्रोल कर सकेंगे। सेफ सिटी के नाम पर 22 अरब ले लिए जाते हैं। एसआईयू स्पेशल एसएसयू स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को के जो जिम्मेदार हैं डीआईजी मकसूद मेमन साहब, उनको सेफ सिटी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर भी बना
बना दिया जाता है, सिक्योरिटी हेड भी बना दिया जाता है, लेकिन शहर में आज तक सेफ सिटी के हवाले से कोई इकदाम नहीं हुए। डॉक्टर इशरतुल इब्बाद जब गवर्नर सिंध थे तब से हम सुनते चले आ रहे हैं कि कराची को सेफ सिटी बनाया जाएगा। हुकूमत ने जाते जाते 22 अरब का ऐलान भी कर दिया सेफ सिटी के लिए, लेकिन ये सिर्फ ऐलानात ही हैं, सर्वेलेंस का कोई निजाम नहीं है। मोबाइल के जो वो सीसीटीवी कैमराज हैं शहर की बड़ी शाहराओं में, वो अक्सर खराब रहते हैं, उनकी मेंटेनेंस का कोई मामला नहीं है। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत सीसीटीवी लगाए। मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी शहरियों ने, दुकानदारों ने, ताजिरों ने अपनी मदद, लेकिन उबैद, इस तरह की सिचुएशन में जो सिचुएशन आप बता रहे हैं कि सेफ सिटी कैमरास वहां पर मौजूद नहीं है, सर्वेलेंस का कोई निजाम नहीं है, तो इस सारे सिस्टम में जब थानों में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ की जाएगी, उससे क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरास की जो 4% फुटेजेस सामने आती हैं, उनमें से सिर्फ 4% पे ही कार्रवाई होती है। ये थानों के जो उखाड़ पिछाड़ का मामला है, ये निगरान हुकूमत आई है और नए आईजी आए हैं, इंतखाबात होने वाले हैं, तो इस हवाले से थोड़ी सी फुर्तियां दिखाई जाती हैं, लेकिन थाना कल्चर ही हमारा सही नहीं है। आज भी अगर किसी शख्स की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो उसका मुकदमा किसी भी थाने में दर्ज नहीं होता, सिर्फ दरख्वास्त ले ली जाती है। क्यों? क्योंकि FIR दर्ज की जाएगी, जब FIR दर्ज होगी तो फिर उसकी तफ्तीश भी होगी, उसका चालान भी पेश किया जाएगा। तो अपने हर थाना जो है वो अपने इलाके में क्राइम रेट कम दिखाने के लिए मुकदमा ही दर्ज की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उबैद शाह हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कायनात में समाई उड़न तश्तरी यानी UFO की, जिसकी पुरस्रारियत ने सदियों से इंसानों के दिलों में वहशत फैला रखी है। उड़न तश्तरी हकीकत है या फिर एक अफसाना है? इस हवाले से दुनिया वाज़े तौर पर दो हिस्सों में तकसीम है। कुछ लोग उड़न तश्तरी को खलाई मखलूक समझते हैं और कुछ का ख्याल ये है कि उड़न तश्तरी सुपर पावर्स का जासूसी निज़ाम है, जिसके ज़रिए दुनिया पर नज़र रखी जाती है, दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। उड़न तश्तरी की बात करें तो इसका वजूद उस वक्त तक मुअम्मा बना हुआ है क्योंकि कई संजीदा सवालात हैं जो कि अभी तक हल तलब हैं। खलाई मखलूक हकीकत में है तो फिर उसका मस्कन कहाँ पर है? खलाई मखलूक ने अगर दुनिया पर हमला कर दिया तो फिर क्या बनेगा? क्या इंसान इस दुनिया में अकेला ही आया है? उड़न तश्तरियों या UFOs की जो हम बात कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है? पहले फुरकान अंजुम की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। फुरकान अंजुम की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, UFO का वजूद कहाँ है, खलाई मखलूक कहाँ से बसती है, इन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया चेयरमैन स्पेस साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूयॉर्क पाकिस्तान। रिपोर्ट आपने भी देखी, आप इस पर काफ़ी रिसर्च भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जा चुके हैं, जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, आप अमेरिका भी गए हैं, जर्मनी से आपने PhD भी इस हवाले से की है। तो UFO का वजूद, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसे कहा जाता है, ये है खलाई मखलूक कहाँ से बसती है या फिर हम एक फैसिनेटिंग कहानियाँ ये सुनते आ रहे हैं बस? ऐसा ही है कुछ। उसमें ये देखें कि सबसे पहले 1951 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे मिस्टर कैनेथ, उन्होंने रिपोर्ट किया कि मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा है जो बिल्कुल प्लेट की तरह हवा में, फ्रिस्बी प्लेट की तरह तैरता हुआ जा रहा है, और उसको हम ऐसे जैसे हम पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो वो टच करता हुआ सरफेस को निकल जाता है, ऐसे। तो UFOs की हकीकत अभी आपने जो अपनी रिपोर्ट पेश किया है बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के एलीट क्लब के मेंबर हैं, ठीक है, ये जब लोग अपने मिलिट्री सीक्रेट्स या क्लासीफाइड किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात करते हैं, तो ज़ाहिर वो पब्लिक को तो नहीं पहले बताएंगे ना, वो उसका फेलियर भी है, उसकी कामयाबी भी है। तो वो क्या करते हैं, जब वो इस तरह की चीज़ें लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली वो ऊपर जाती हैं, ब्लास्ट भी होती हैं, सर्वाइव भी करती हैं, सोलर सिस्टम में भी जाती हैं। तो जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो बड़ा एक फ्लैशी स्ट्रीक नज़र आता है। लोगों ने इस पर इतनी रिसर्च की और बताया कि हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं जो बड़े ब्राइट हैं, जैसे कि वीनस है जी, उसके एटमॉस्फेयर से लाइट जो सूरज की रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उसको हम एज इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। तो लोग उसको भी शुरू में समझते रहे कि शायद कोई ये UFO टाइप चीज़ है जिससे रोशनी फूट रही है, और जब ये रोशनी ज़मीन से टकराएगी तो पता नहीं कौन सी क्या आ जाएगी। इसी तरह आपने शहाब साकब का नाम सुना होगा। शहाब साकब बेसिकली मुख्तलिफ सियारचे और सैयारों से वो टूटे हुए टुकड़े हैं जिनको ज़मीन अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचती है, और ये पत्थर और मुख्तलिफ धातुओं से बने होते हैं। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में देखा छोटी छोटी चट्टानें जो बिल्कुल स्पेस में फ्लोट कर रही हैं। तो जब ये
अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है वो मोर देन 25-26 हज़ार किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो आप देखें जो हमारी हवा का एक सिस्टम है, गैसेज हैं, जब उससे टकराते हैं तो उनसे आग लग जाती है उनको, तो हम कहते हैं ये शायद कोई खलाई मखलूक ने हमला कर दिया है। या हम पुराने ज़माने में देखते थे कि गांव में लोग कहते थे जी हमारे घर में पत्थरों की बारिश हुई है, हाँ जी जिन्नों ने पत्थरों की बारिश कर दी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो शहाब साकब जब अपनी फ्लाइट सर्वाइव करता हुआ ज़मीन से टकराता है, ज़मीन के मदार में पहुंचता है, तो फिर इवन ज़मीन से हिट करता है। ये हमारे पास सबूत भी है रशिया में और अमेरिका में, और बड़े बड़े क्रेटर्स पड़ते हैं, वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है। और हम वो छोटे पत्थर जब पहुंचे तो हम कहते हैं सबसे पहले जो शुरुआत है हमने देखा इन्हीं ममालिक में हुई, इन्हीं ममालिक की तरफ से कहा गया या वहाँ पर रहने वाले लोगों की जानिब से कहा गया कि हमने ये चीज़ें देखी हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो हॉलीवुड की मूवीज़ में हमने देखा है। तो बहुत ही एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है ये। ऐसे ही है। देखें अमेरिका ने शुरू दिन से जो मूवीज़ बनाई, अब देखें जब ये कोविड-19 आया तो हमने देखा उससे पहले एक कंटैगियन मूवी बनाई, उन्होंने बताया कि किस तरह वायरस फैलता है, फिर जो ब्रैड पिट है उसका हीरो कैसे दुनिया में मूव करता है, पूरी दुनिया में वायरस फैल गया, फिर उसका वो इलाज कैसे निकालता है। तो बेसिकली साइंस फिक्शन मूवीज़ का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो यही होता है कि अपनी जो साइंटिफिक रिसर्च है चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में है उसको दुनिया पे उसकी धाक बिठा दी जाए कि हम ये चीज़ परसीव करते हैं और इसी तरह से हम इसका इलाज भी करना जानते हैं। ठीक है। तो जब हम अच्छा, जहां आप इलाज की बात कर रहे हैं तो मैं ये कोट जरूर करना चाहूंगा, जिस तरह से ट्रंप जब अमेरिकी सदर थे तो उन्होंने कहा था कि हम एक प्रॉपर फोर्स रेडी कर रहे हैं जो कि खलाई मखलूक से लड़ेगी। तो ये तो हकीकत के फिर बहुत करीब चीज़ लग रही है कि अगर अमेरिकन सदर कह रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर यह बात हो रही है कि एक फोर्स रेडी की जाएगी कि अगर कभी खलाई मखलूक ने हमला कर दिया तो हमें तो उससे बचना है। मेरा ख्याल है अमेरिकन सदर ट्रंप की जो ज़हनी हालत है वो पूरी दुनिया से छुपी नहीं हुई है। जी बिल्कुल। कि किस तरीके के वो अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं जिन्होंने अपने प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर, हाँ, अपने मुल्क पे अपनी पार्टी को कहा कि हमला कर दो व्हाइट हाउस पे, ठीक है ना। तो मैं उनको ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं लेता, ठीक है, और मेरा दुनिया भी नहीं लेती, और जब साइंटिफिक कॉन्टेक्ट की बात आती है तो कोई भी सीरियस नहीं लेता। हाँ, इसका एक देखें एक सफ़र है, 1947 से शुरू हुआ, अमेरिका में रिपोर्ट हुआ, 51 पे आया, फिर उसके बाद 51 की जो बात आपने की फिर उसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा साइटिंग हुई और तकरीबन कोई 14-15 हज़ार साइटिंग उन्होंने रिपोर्ट। ये मैं ज़रूर चाहूँगा आप क्लियर करें देखने वालों के लिए कि एरिया 51 क्या है। हाँ, एरिया 51 यही है कि ये एक ख़ास एरिया जहाँ पे हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ साइटिंग्स ऑब्जर्व की हैं, ठीक है ना, यूएफओज की। और दूसरा इसको सफ़र करते करते जब ये लेके आए ना, जब बहुत ज़्यादा साइटिंग्स ऑब्जर्व हुई तो फिर इसको अमेरिकन CIA ने टेक ओवर किया। ठीक है, हम देखते हैं यार ये उनकी, आपको पता है CIA जो है वो वर्ल्ड द मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ मतलब एलियंस क्या था वो ये से नहीं हम कह सकते, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बस जब हम कहते हैं जी फलां एरिया जो है ना वहाँ पे मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे बरमुदा ट्रायंगल है, बरमुदा ट्रायंगल उसके बारे में मशहूर है कि जी इस तरफ जहाज जाते हैं, हवाई जहाज जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। वहाँ पे जी अर्थ क्रस्ट बड़ी थिन है, ग्रेविटी शायद बहुत ज़्यादा, तो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मिथ्स ही हैं, अभी तक इसकी कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह जब ये सफ़र चलता हुआ गया तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका के बहुत बड़ा अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक टीम बनाई बड़ी हाई लेवल की ना, जिसमें एक फिजिक्स का बंदा रख लिया, एक एस्ट्रोनॉमर रख लिया और एक रख लिया रॉकेट इंजीनियर, ताकि ये देखें यार ये जो मूवमेंट हमें भी नजर है तो हम इसको ऑब्जर्व करें, एस्ट्रोनॉमिकल कोई फिनोमिना है या इसमें खुदा ना खास्ता कोई फिजिक्स की कोई चीज़ है, ठीक है, या इसमें कोई ऐसा रॉकेट जो टेस्ट कर। देखें रशिया ने क्या किया कि जब रशिया ने अपने सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट करने शुरू किए तो लोग कहते हैं ये क्या चीज़ें जा रही हैं ऊपर और फिर ये ब्लास्ट भी होती हैं। सारे कामयाब नहीं, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, शुरू में हवाई जहाज को देख लें, नाकामी भी है, कामयाबी भी है। तो जो नाकामियां थी वो भी UFO के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई और जो कामयाबियां थी, अब देखें जदीद तरीन सिस्टम क्या, आपने अवैक सिस्टम का त्यारा देखा होगा, उसके ऊपर अजीब सी प्लेट टाइप कुछ रडार चीज़ लगी होती है जो कि इर्द गिर्द के जहाज़ों को आपको एंटिसिपेटरी इन्फॉर्मेशन देती है। तो हम उसे कह देंगे ये फ्लाइंग सॉसर है, क्योंकि शेप डिफरेंट है ना यार, उसका जासूसी का निज़ाम डिफरेंट है। तो जासूसी का निज़ाम, अच्छा बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जो UFO का एक तासुर दिया गया है कि कोई खलाई मखलूक मौजूद नहीं है दुनिया में और इंसान के अलावा कोई ऐसी मखलूक नहीं है, तो ये जो सुपर पावर्स का ये एक निज़ाम जासूस है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। इन्होंने मुख्तलिफ सैटेलाइट
मुख्तलिफ शेप के एयरक्राफ्ट, मुख्तलिफ शेप के रॉकेट्स डिज़ाइन किए हुए हैं जो कि बिल्कुल सैटेलाइट की तरह मदार में घूमते हैं। और आपने देखा होगा रात के टाइम में हम देखते हैं कि सितारा जा रहा है, हम देखते हैं अगर लेट के तो सितारा से टकरा देगा लेकिन वो गुजर जाता है, हालांकि वो सितारा नहीं होता, वो तो मसनूई सियारा है ना जो हमने चढ़ाया हुआ है। तो सूरज की रोशनी पड़ती है और उसके जो सोलर पैनल है जब उससे रिफ्लेक्ट होती है तो हम कहते हैं ये कोई स्टार टाइप चीज़ है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हमारे अब यूनिवर्स के अंदर पल्सेटिंग स्टार्स है, क्वासार्स है जो बहुत दूर से धड़कते सितारे जिन्हें हम कहते हैं, वो अपने सिग्नल फेंकते हैं। तो हमें लगता है जैसे कोई ना मखलूक है, वो सिग्नल दे रही है हमें और हमारी जासूसी कर रही है। तो ये सिर्फ हमारा जासूसी ना, हम तो मूवीज में ये भी देखा है, जैसे कि टॉम क्रूज की एक मूवी थी जिसमें ट्राइपोड स्टैट जैसी एक चीज उठती है और पूरे शहर को हड़प करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो ये चीजें टाइम टू टाइम आती हैं। अभी तक जितनी भी स्पेस रिसर्च हुई है सोलर सिस्टम के अंदर या सोलर सिस्टम के बाहर, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर सिस्टम में किसी किस्म का कोई सिग्नल या क्लू किसी भी खलाई मखलूक के बारे में नहीं मिला, क्योंकि खलाई मखलूक जिसको हम इतना एडवांस बना के इतना जदीद बना के पेश करते हैं, अगर वो होती, अगर हम कहीं जा रहे हैं मून के ऊपर या कहीं जा रहे हैं स्पेस स्टेशन के ऊपर, तो वो भी हमारे प्लैनेट को विजिट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में भी हमने देखा, बहुत बार लोगों ने चीज़ें देखी हैं, यूएफओ लोगों ने कहा कि हमने कोई देखा है, जैसे रहीम यार खान में लास्ट एक हुआ तो उसमें पायलट की जानिब से कहा गया कि पता नहीं रोशनी कहाँ से आई है या क्या हुआ है। ये बिल्कुल देखें, अभी आपने ये भी इवेंट सुना होगा कि इंडिया ने एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया था जिसका मलबा पाकिस्तान में गिरा था जी। अब ये जो मिसाइल है ये आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चलता है, तो जब वो चलेगा हवा में जाएगा और आपके किसी एयरक्राफ्ट के मंदिर में आएगा। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाइल टेस्टिंग है, कोई ड्रोन उड़ रहा है। अब जो ड्रोन्स हैं देखें, मुख्तलिफ साइंटिफिक ड्रोन्स हैं, मिलिट्री ड्रोन्स हैं, सिविलियन ड्रोन्स हैं, बहुत टाइप के ड्रोन्स हैं ना। तो ये भी जब एक मखसूस हाइट पे उड़ते हैं तो अब ड्रोन की शक्ल तो आपने देखी हुई है, तो इसको कहते हैं ये खलाई मखलूक है, फ्लाइंग सॉसर है, यूएफओ है। डिफरेंट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बना लिए गए जिनको देखकर खुद लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, जो कि हम आमतौर पर नहीं देखते, या अगर हम गूगल पर भी सर्च करते हैं कोई पिक्चर देखते हैं तो हमें वैसी कोई तस्वीर नहीं मिलती। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद हमारे साथ इनको थे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।